हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि पीएचडी ज्वाइन होने के बाद आपको क्या क्या करना होगा। मतलब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप पीएमआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट एंट्री के थ्रू। फिर बताऊंगा कि कोर्स वर्क क्या होता है और क्या क्या कोर्स वर्क के बारे में बताऊंगा। फिर डीसी कमेटी के बारे में बताऊंगा और आपको अपनी पीएचडी गाइड सिलेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपका एडमिशन हो गया है, आप ज्वाइन हो गए हैं किसी इंस्टीट्यूट में, आपका सिलेक्शन हो गया है। फिर आपको क्या करना है, अपनी रिसर्च एरिया के अंडर में आपको एक गाइड सिलेक्शन करना होगा। तो इसके लिए आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाइए और जो अपनी एरिया के रिलेटेड प्रोफेसर है और जो आपकी फेवरेट कि आपकी भी जिसमें इंटरेस्ट है उसमें काम करें उनको मेल कीजिए। फिर एक कन्फ्यूजन रहता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के अंडर में करें और या फिर प्रोफेसर के अंडर में करें। तो मेरा यही मानना है कि अगर आपको पोस्ट डॉक करना है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, यानी फॉरेन में करना है कि किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में करना है, अब्रॉड में करना है, तो आप प्रोफेसर के अंडर में ही पीएचडी कीजिए, क्योंकि आपको अच्छा रिकमेंडेशन मिल जाएगा। अगर आपको पीएचडी अपनी जल्दी ख़त्म करनी है तो आप असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के अंडर में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वो उनका बहुत काम वो लोग बहुत कम किए होंगे, तो ज़्यादा काम करने के लिए आपको हेल्प भी करेंगे। अब हेल्प मिलेगा तो आप जल्दी कंप्लीट कर पाओगे। मगर ये सारे जो बातें हैं फिर अपने ऊपर डिपेंडेंट होती है कि आप अगर अच्छे पेपर पब्लिश कर दिए हो असिस्टेंट प्रोफेसर के अंडर में ज्वाइन करके भी, तो आप अब्रॉड में अच्छी जगह में पोस्ट कर सकते हो। तो ये था जो गाइड सिलेक्शन का क्राइटेरिया। देन आता है पीएमआरएफ डायरेक्ट एंट्री। आपको क्या करना है, जैसे ही आप का गाइड सिलेक्शन हो गया है तो फिर आपको क्या करना है कि आपको गाइड को बोलना है। इंस्टीट्यूट के थ्रू एक वेबसाइट पे अपलोड हो जाती है, तो आपको ये अपनी गाइड को पूछना होगा। गाइड के थ्रू ये आपकी पीएमआरएफ की एंट्री होगी। तो पीएमआरएफ की जो डायरेक्ट एंट्री है उस पर वीडियो तो ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप सर्च कर सकते हो। मगर डायरेक्ट एंट्री पे भी मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आपको मतलब इंस्टीट्यूट अगर 10 बच्चे एलिजिबल है पीएमआरएफ के लिए, तो फिर इंस्टीट्यूट उन 10 में से कुछ 5 वो सिलेक्ट करेगा। फिर उसे 5 बच्चों को फिर हायर एजुकेशन अथॉरिटी को सेंड करेगा, रिकमेंड कर देगा इंस्टीट्यूट। देन वो उसी हिसाब से वो लोग सिलेक्ट करते हैं पीएमआरएफ। फिर पीएमआरएफ के बाद आपका आता है सबसे जो इम्पोर्टेंट है कोर्स वर्क। पीएचडी में कोर्स वर्क जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पहले कुछ बच्चों को पता नहीं होता, जैसे कि मुझे भी नहीं पता था कि कोर्स वर्क इतना इम्पोर्टेंट होता है। कि मैंने सोचा कि ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, मतलब क्या पढ़ना है, इस कोर्स वर्क को हल्के से ले लिया था, मगर ये ऐसा नहीं करना है। तो कोर्स वर्क के बारे में पहले बता देता हूँ कि ये हर इंस्टीट्यूट का एक लिमिटेशन होता है कि आप कितना क्रेडिट आपको पास करना है। इतना क्रेडिट का 12 क्रेडिट, एक एग्जाम्पल की तरफ लेते हैं कि 12 क्रेडिट का कोर्स आपको पास करना है। तो आप 12 क्रेडिट को कोर्स को, जैसे मान लो आप 2 पेपर ले लिए 4 क्रेडिट का, वो आपका 8 हो गया। फिर आपको इधर एक और कोर्स ले सकते हो 4 क्रेडिट का, और फिर आप क्या करेंगे, फिर 2 कोर्स लोगे 3 क्रेडिट का। ज़्यादातर 3 क्रेडिट और 4 क्रेडिट के कोर्स होते हैं आईडीएस में और बाकी जगह पे भी। तो आपको ऐसे ही कोर्स वर्क लेना है, मगर मैंडेटरी है कि आपको 12 क्रेडिट का कोर्स कंप्लीट करना है विद इन 1 ईयर। 1 ईयर का पीरियड रहता है कोर्स वर्क का।
सो आप अगर चाहें तो इसे फास्ट सेमिस्टर में भी कंप्लीट कर सकते हैं, या चाहे तो सारे कोर्स आप फर्स्ट सेमिस्टर में ले लीजिए और उसे कंप्लीट कर दीजिए, ताकि आप सेकेंड सेमिस्टर को फ्री हो और अपनी रिसर्च पे फोकस कर सकते हो। मगर ये डिफ़िकल्ट होता है, बच्चे क्या करते हैं कि एक साथ चार कोर्सेस नहीं ले पाते, तो ऐसे 2 डिवाइड करते हैं, या 3 ले लेते हैं फर्स्ट सेमिस्टर में और फिर बाद में एक ले लेते हैं कोर्स वर्क। देन फिर आपका कोर्स वर्क में एक मिनिमम CGPA रहता है कि आपको मिनिमम CGPA रखना होगा, देन आप एलिजिबल होंगे, आगे PhD आपकी कंटिन्यू होगी, नहीं तो आपका कंटिन्यू नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको हर इंस्टीट्यूट का अपना खुद का एक मिनिमम CGPA रखता है। जैसे IIT पॉलिटेक्निक का है 7.5 और IIT बॉम्बे का 6.5, तो आपको 7.5 CGPA ही रखना होगा। ये टोटल कोर्स वर्क जब कंप्लीट हो गए तो आपका ओवरऑल CGPA 7.5 होना चाहिए, उससे कम हो गई तो PhD नहीं। सो ये थी कोर्स वर्क। तो कोर्स वर्क के बाद अगर आप कंप्लीट कर सकते हो, फिर एक चांस रहता है लैटरल एंट्री PMRF का। PMRF यू कैन अप्लाई थ्रू लैटरल एंट्री। ये कब कर सकते हो, जब आप कोर्स वर्क कंप्लीट कर सकते हो, करने के बाद। सो इसके लिए फिर लैटरल एंट्री में PMRF के लिए होता है कि आपको कोर्स वर्क में 8.5 CGPA रखना है। मगर मेरा सजेशन यही रही है कि 8.5 ना रख के आप 9 और 9.5 रखने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इसे 9 CGPA से ज़्यादा रखेंगे, स्कोर करेंगे, तो इंस्टीट्यूट के पास फिर सिलेक्शन होगा। ये फिर अप्लाई करेंगे जो बच्चे एलिजिबल है लैटरल एंट्री में PMRF थ्रू, वो भी फिर इंस्टीट्यूट के पास जाएगा, फिर इंस्टीट्यूट इनमें से कुछ सेलेक्ट करेगा। तो ये सारा जो बातें हैं, ये मुझे इंटरनेट में कहीं भी नहीं मिला। आफ्टर ज्वाइनिंग PhD आई केम टू नो दैट दिस इज द प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग PMRF। सो ये इतना आसान नहीं है, बहुत उसमें प्रोसेस रहता है। तो ये थी लैटरल एंट्री ऑफ PMRF। जब आप 1 साल की कोर्स वर्क कंप्लीट कर चुके हो और फिर आपका CGPA जो है मिनिमम 8.5 हो रहना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। तो फिर और एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो कहीं पे भी नहीं मिला मुझे, लाइक आपको 1 ईयर कोर्स वर्क के बाद आपको इस कोर्स वर्क को डिफेंड करना होता है। मतलब कि आपको DC कमेटी के सामने उसे डिफेंड करना होता है। जो अपने कोर्स वर्क लिए हैं, कोर्स वर्क के सब्जेक्ट, उसके बारे में एक वाइवा राउंड होता है, एक वाइवा क्वेश्चन वो पूछा जाएंगे। तो DC कमेटी के बारे में आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि DC कमेटी जैसे ही आप PhD ज्वाइन करते हैं, तो फिर इसका 1 महीने के बाद आपका गाइड सिलेक्शन होने के बाद अपना गाइड क्या करेगा, वो DC मेंबर सिलेक्ट करेगा। जो ये वही लोग हैं जो फाइनल में तुम्हें भी PhD के लिए अप्रूव करेंगे। सो DC कमेटी में ज़्यादातर 3-4 DC मेंबर्स रहते हैं, और एक तो एक्सटर्नल रहेगी, मतलब जो इंस्टीट्यूट के और अदर इंस्टीट्यूट से रहेंगे। एक जो DC मेंबर रहेंगे वो अदर इंस्टीट्यूट में रहेंगे। तो ये थी DC कमेटी, मतलब आपकी गाइड रहेगी, 2 या 3 आपकी इंस्टीट्यूट से प्रोफेसर रहेंगी, आपके रिलेटेड एरिया में, वो भी उनका मतलब रिसर्च एरिया है, वो रहेंगे। फिर आपको और एक एक्सटर्नल मेंबर रहेंगे जो किसी अदर इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं। तो फिर ये होती है DC कमेटी। तो आपको कोर्स वर्क खत्म होने के बाद आपको DC कमेटी के सामने डिफेंड करना होगा। तो ये सबसे बड़ी चैलेंज है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोर्स वर्क को ध्यान से लीजिए, पहले से ही अच्छे से पढ़ाई कीजिए ये कोर्स वर्क को। फिर आपको ये कोर्स वर्क कंप्लीट होने के बाद और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ये थी 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद फिर क्या हुआ, इस 2 ईयर में 2 साल के बाद आपका
एक फिर डीसी कमेटी मीटिंग होगी, उसमें आपको रिसर्च प्रपोजल शो करनी है, प्रेजेंट करनी है। मतलब रिसर्च प्रपोजल क्या होती है, उसका मतलब उस पर कई डिटेल वीडियो में बनाऊंगा बाद में, मगर बस लिटिल हिंट दे देता हूँ कि रिसोर्स प्रपोजल आपको एक सबमिट करना है 2 साल के बाद। सो इसमें आपको ये दिखानी है कि आपने क्या, आपका आपको फील्ड को, अपना फील्ड में क्या चल रहा है और आप कितना ग्रोथ किए हैं और आप आगे क्या करना चाहते हैं, आपका पीएचडी किस डायरेक्शन में जाएगा, आपको इसके बारे में बताना होगा डीसी मेंबर्स को। तो ये थी 2 साल के बाद। तो इसलिए मैंने आपको पीएचडी ज्वाइन करने की फर्स्ट साल के बारे में बता दिया, फिर दूसरे साल में क्या होता है वो भी बता दिया। तो आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर इस तक वीडियो देख ली हो, कंप्लीट देखी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। सो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल।